आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने और जटिल विवादों में से एक की। एक ऐसा संघर्ष जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और जिसने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। यह एक ऐसा मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ध्यान आकर्षित करता है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बल्कि दो समुदायों की कहानी है जो एक ही जमीन को अपना घर मानते हैं और दोनों का ही इस जमीन पर गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दावा है। एक तरफ इजरायली यहूदी है जिनके लिए यह भूमि उनकी हजारों साल पुरानी वादा की हुई भूमि है। एक ऐसा वादा जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। उनके लिए इजराइल सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पहचान और सुरक्षा का प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां वे सदियों के उत्पीड़न के बाद सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अरब हैं जो सदियों से इसी जमीन पर रहते आए हैं और जिन्होंने यहाँ अपनी संस्कृति और जीवन शैली विकसित की है। उनके लिए यह उनकी पैतृक भूमि है जहां से 1948 में इजराइल बनने के बाद लाखों को बेघर होना पड़ा। एक ऐसी घटना जिसे वे नकबा या तबाही कहते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए यह संघर्ष अपनी जमीन, पहचान और आत्मसम्मान को वापस पाने की लड़ाई है। एक ऐसा संघर्ष जो उनके राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और जिसने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। यह संघर्ष सिर्फ नक्शों और सीमाओं का नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक है। बल्कि भावनाओं, यादों और पहचान का भी है जो हर इजरायली और फिलिस्तीनी के दिल में गहराई से बसी हुई है। दोनों ही पक्ष खुद को पीड़ित मानते हैं और उन्होंने इस संघर्ष में बहुत कुछ खोया है और अपने नजरिए को सही ठहराने के लिए इतिहास का सहारा लेते हैं, अक्सर चयनात्मक रूप से तथ्यों को चुनकर। इजरायलियों के लिए इतिहास होलोकॉस्ट और सदियों के यहूदी विरोधीवाद की याद दिलाता है, जो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र देश की आवश्यकता को दर्शाता है। जबकि फिलिस्तीनियों के लिए यह बेदखली और अपमान की दास्तान है जो उन्हें अपनी जमीन और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें दोनों के दर्द, उम्मीदों और डर को जानना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि कोई भी पक्ष पूरी तरह से सही या गलत नहीं है। यहाँ कोई आसान नायक या खलनायक नहीं है। हर किसी के पास अपनी तकलीफें हैं और हर कोई शांति और सुरक्षा की उम्मीद करता है। इस संघर्ष की जड़ें इतिहास, धर्म और राजनीति में गहराई से जुड़ी हैं। यह एक ऐसा जटिल जाल है जो सदियों से बुना गया है और आज भी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उन घटनाओं और शक्तियों को देखना होगा जिन्होंने इस क्षेत्र को आकार दिया। प्राचीन काल में यह भूमि यहूदी राज्यों का केंद्र थी, जो एक समृद्ध और जीवंत सभ्यता का प्रतीक थी, जिसे वे इजराइल की भूमि कहते हैं। यह भूमि उनके धर्म, संस्कृति और पहचान का अभिन्न अंग थी। रोमन साम्राज्य के समय यहूदियों को इस भूमि से खदेड़ दिया गया, जिसके कारण एक बड़ा डियास्पोरा हुआ। लेकिन उन्होंने हमेशा लौटने का सपना देखा। यह सपना पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी प्रार्थनाओं और कहानियों में जीवित रहा। सदियों तक यहूदियों के जाने के बाद यह क्षेत्र विभिन्न साम्राज्यों का हिस्सा रहा, एक ऐसा दौर जिसमें कई संस्कृतियों का उदय और पतन हुआ। रोमन, बीजांटिन, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, फिर इस्लामी खिलाफत। 7वीं शताब्दी में अरबों के आने के बाद इस क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने इसकी जनसांख्यिकी और संस्कृति को बदल दिया। यह भूमि अरबी और इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गई। यहाँ कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। यरूशलेम शहर इस्लाम के लिए भी तीसरा सबसे पवित्र स्थल बन गया, जो इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। और यहाँ की आबादी मुख्य रूप से अरब बन गई। उन्होंने इस भूमि पर अपनी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली स्थापित की। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदी विरोधीवाद बढ़ा, जिससे यहूदियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। जिससे जायोनिज्म आंदोलन शुरू हुआ, एक ऐसा आंदोलन जिसने यहूदियों को अपनी मातृभूमि वापस पाने के लिए प्रेरित किया, जिसका मकसद फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर बनाना था। यह विचार कई लोगों के लिए आशा की किरण बना। यहूदियों के प्रवास और जमीन खरीद से स्थानीय अरबों में असुरक्षा बढ़ी, क्योंकि वे अपनी भूमि और भविष्य को लेकर चिंतित थे, जिन्हें अपनी पहचान और जमीन खतरे में लगी। यह डर धीरे धीरे विरोध और संघर्ष में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के नियंत्रण में आए फिलिस्तीन में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, जिसने इस क्षेत्र के भविष्य को और भी जटिल बना दिया। बाल्फोर घोषणा ने दोनों समुदायों की आकांक्षाओं को टकरा दिया और संघर्ष की नींव रखी। यह घोषणा आने वाले दशकों के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट की भयावह घटनाओं ने
पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहूदियों पर हुए अत्याचारों ने एक यहूदी राज्य की मांग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। यह विचार ज़ियोनी आंदोलन के भीतर पहले से ही पनप रहा था, लेकिन होलोकॉस्ट के बाद इसे अभूतपूर्व समर्थन मिला। ब्रिटेन, जो उस समय फिलिस्तीन का शासक था, इस जटिल मुद्दे से निपटने में असमर्थ था। इसलिए ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र को सौंपा ताकि इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 राज्यों में बांटने की योजना बनाई, एक ऐसा प्रस्ताव जो इस क्षेत्र के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। योजना के अनुसार फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित किया जाना था, एक यहूदी राज्य और दूसरा अरब राज्य। यहूदी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि वे इसे अपने लिए एक ऐतिहासिक अवसर मानते थे, लेकिन अरबों ने इस विभाजन योजना को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह फिलिस्तीनी लोगों के साथ अन्याय है। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे मध्य पूर्व में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के तुरंत बाद 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, जिससे एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के अंत में इजराइल ने न सिर्फ अपनी रक्षा की, बल्कि अपनी सीमाओं का भी विस्तार किया। इजरायली सेना ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र से भी अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया, जिससे इस क्षेत्र का राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह से बदल गया। इस युद्ध के बाद लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि से विस्थापित हो गए, अपने घरों से बेघर हो गए। इस घटना को फिलिस्तीनी इतिहास में नकबा यानी महाविनाश कहा जाता है। उनके गांव नष्ट कर दिए गए, उनकी जमीनें जब्त कर ली गईं और उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली हमेशा के लिए बदल गई और वे शरणार्थी बन गए, अपने ही देश में बेगाने। 1948 का युद्ध इजराइल के लिए आजादी और एक नए भविष्य की शुरुआत थी। वहीं फिलिस्तीनियों के लिए ये एक महाविनाश बन गया, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी के साथ एक स्थायी शरणार्थी समस्या की शुरुआत हुई, जिसका समाधान आज भी नहीं हो पाया है। 1948 के बाद भी संघर्ष थमा नहीं। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने लाखों फिलिस्तीनियों को इजरायली सैन्य शासन के अधीन ला दिया और क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र ने शांति के लिए भूमि का सिद्धांत पेश किया, लेकिन व्यावहारिक मतभेदों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। 1978 के कैंप डेविड समझौते में मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी और इजराइल ने सिनाई वापस किया। शांति की एक झलक, लेकिन भारी कीमत पर। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते से फिलिस्तीनी स्वशासन की शुरुआत हुई, लेकिन चरमपंथ, अविश्वास और मुख्य मुद्दों पर असहमति के कारण यह प्रक्रिया रुक गई। यित्जाक राबिन की हत्या ने शांति प्रक्रिया को गहरा झटका दिया। दशकों की कोशिशों के बावजूद स्थायी समाधान इल्यूसिव ही रहा। आज संघर्ष के केंद्र में जमीन, यरूशलेम और शरणार्थियों के मुद्दे हैं। फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम में स्वतंत्र राज्य चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने वेस्ट बैंक में कई बस्तियां बना ली हैं। ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं, लेकिन इजराइल इन्हें सुरक्षा और ऐतिहासिक कारणों से जरूरी मानता है। यरूशलेम तीनों धर्मों के लिए पवित्र है। इजराइल इसे अपनी अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। शरणार्थियों की वापसी का मुद्दा भी बड़ा विवाद है। फिलिस्तीनी वापसी के अधिकार की मांग करते हैं, जिसे इजराइल अस्वीकार करता है। फिलिस्तीनी नेतृत्व भी विभाजित है, वेस्ट बैंक में फतह, गाजा में हमास, जिससे एकजुट आवाज मुश्किल है। इजरायली राजनीति में भी दक्षिणपंथी रुझान और कट्टरपंथी दबाव शांति की राह में बाधा हैं। हाल के वर्षों में संघर्ष ने कई बार हिंसक रूप लिया है, जिससे शांति की उम्मीदें और कमजोर हुई हैं। 2021 में शेख जर्राह और अल अक्सा मस्जिद पर झड़पों के बाद गाजा से हमास ने रॉकेट दागे, इजराइल ने जवाबी हमले किए, सैकड़ों लोग मारे गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए और कई बंधक बना लिए गए। इजराइल ने गाजा पर व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, जिससे गाजा में मानवीय संकट गहरा गया। हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, लाखों विस्थापित हुए, बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया, भोजन, पानी और दवा की भारी कमी है। यह हिंसा चक्र दिखाता है कि दशकों पुराना कब्जा, नाकाबंदी और अनसुलझे मुद्दे निराशा और चरमपंथ को जन्म देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम और मानवीय सहायता की मांग कर रहा है, लेकिन स्थायी शांति तब तक संभव नहीं जब तक मूल कारणों को हल नहीं किया जाता।
इस संघर्ष का सबसे बड़ा बोझ आम लोगों को उठाना पड़ता है, चाहे वे इजरायली हों या फिलिस्तीनी। इजरायली नागरिक, खासकर गाजा के पास, रॉकेट हमलों के साये में जीते हैं। हर धमाके के साथ डर और अनिश्चितता बढ़ती है। हमास जैसे समूहों के हमले समाज में स्थायी भय और अविश्वास पैदा करते हैं। फिलिस्तीनियों का जीवन दशकों से सैन्य कब्जे के तहत बीत रहा है। चौकियों, प्रतिबंधों और अपमान का सामना करना पड़ता है। गाजा पट्टी में हालात और भी खराब हैं। नाकाबंदी, बेरोजगारी, गरीबी और बार बार के सैन्य संघर्षों ने जीवन को मलबे में बदल दिया है। दोनों समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत और डर की विरासत बन गई है। बच्चे हिंसा और दुश्मनी के माहौल में बड़े होते हैं। आम लोग शांति चाहते हैं, लेकिन वे एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जिसे उनके नेता तोड़ने में असमर्थ हैं। समाधान की राह बेहद कठिन है। सबसे चर्चित विकल्प है 2 राज्य समाधान, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य जो इजराइल के साथ शांति से रहे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन करता है, लेकिन वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार और यरूशलेम, शरणार्थियों जैसे मुद्दों पर असहमति बड़ी बाधाएं हैं। दोनों तरफ के नेतृत्व में इच्छा शक्ति और साहस की कमी है। फिलिस्तीनी नेतृत्व विभाजित है। इजरायली राजनीति दक्षिणपंथी हो गई है। कुछ लोग अब एक राज्य समाधान की बात करते हैं, एक साझा लोकतांत्रिक देश, लेकिन दोनों पक्षों में इसका विरोध है। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्पक्ष भूमिका जरूरी है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अरब देशों को दबाव बनाना होगा, लेकिन अंततः शांति बाहर से थोपी नहीं जा सकती। इसे इजरायलियों और फिलिस्तीनियों को खुद ही खोजना होगा। इसके लिए ऐसे नेताओं की जरूरत है जो अतीत से आगे बढ़कर भविष्य के लिए कठिन फैसले ले सकें। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 2 राष्ट्रीय आख्यानों का टकराव है। दोनों अपनी वैधता चाहते हैं। दशकों की हिंसा और अविश्वास ने दोनों समाजों को दूर कर दिया है, और हाल की हिंसा ने कट्टरपंथी आवाजों को और मजबूत किया है। इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। हिंसा केवल और अधिक हिंसा को जन्म देती है। सुरक्षा और गरिमा की तलाश दोनों लोगों की साझा मानवीय जरूरत है। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के अधिकार को नहीं मानते, संघर्ष जारी रहेगा। समाधान की कुंजी एक दूसरे के दर्द और इतिहास को समझने में है। इजरायलियों को नकबा को समझना होगा, फिलिस्तीनियों को होलोकॉस्ट और यहूदी सुरक्षा की जरूरत को समझना होगा। जमीनी स्तर पर कई इजरायली और फिलिस्तीनी समूह शांति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इनकी आवाजें सुनी जानी चाहिए। अंततः संवाद, समझ और इंसानियत ही इस अंधेरे में रोशनी ला सकते हैं। शांति का कोई विकल्प नहीं है।